ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पिछले क्लास में हम लोग इसको स्टार्ट किए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? कार्बनिक रसायन शास्त्र। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उससे बना यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और उससे बने यौगिक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो कार्बनिक यौगिक था यानी कार्बन से बना जो यौगिक था, इसी के बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और हम लोग बेसिक में पढ़ लिए थे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन किसके बारे में करते हैं? तो हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं रे? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन भी हो और क्या हो? कार्बन भी हो। जिसमें हाइड्रोजन भी हो और क्या हो? कार्बन भी हो। ये दोनों चीज हो। अब देखो, ये जो हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है, इसके मिश्रण इससे बना यौगिक क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन। लेकिन हम ये जाने थे कि जैसे कि देखो यहाँ पर CH4 है, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन है? बिल्कुल हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। लेकिन हम लोग ये भी पढ़े थे कि इससे अगर बना कोई यौगिक है, जैसे कि इसका नाम क्या है? मेथेन नाम है। मेथेन से ही बना यौगिक है CCl4, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। याद है? लेकिन अब अगर कोई इसको देखेगा, मान के जो कोई अनजान व्यक्ति है और उसको सिर्फ बोल देंगे क्या कि हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। लेकिन क्या इसमें कार्बन है तो है, लेकिन हाइड्रोजन है, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन नहीं है? यह हाइड्रोकार्बन है। अब पूछेगी कैसे है, क्यों है? देखो यहाँ पर, क्योंकि ये CH4 जो है, CH4, इसकी अभिक्रिया जब हम Cl2 गैस से करवाते हैं तो होता क्या है? यहाँ पर देखो, ये CH3 और H हम इसको लिख सकते हैं, बोलो हाँ कि नहीं? इसकी अभिक्रिया जब हम Cl2 से करवाते हैं, देखो ध्यान से, एक बात बताओ, यहाँ पर क्लोरीन कितना है? तो एक क्लोरीन एक H से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है रे? HCl। क्या बना लेता है? HCl। अब ये जो CH3 है, यहाँ पर 2 Cl था, एक Cl के साथ कौन अभिक्रिया कर लिया? एक Cl अभी भी बचा है ना, एक Cl इससे अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? CH3Cl। क्या बना लेता है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये CH3Cl जो है, अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग फिर Cl2 गैस से करवाएंगे तो होगा क्या? यहाँ पर 3 H है ना, 3 H में से एक H, इस यहाँ पे क्लोरीन कितना है? 2। तो इसका एक H एक क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा रे? HCl बना लेगा। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन था, अब इसके पास कितना हाइड्रोजन बचा है? 2। और क्लोरीन यहाँ एक था, अब इसका एक क्लोरीन इससे जाकर जुड़ जाएगा, तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा। आया बात समझ में? अब बताओ तो अगर हम लोग इसका अभिक्रिया फिर Cl2 से करवाएंगे तो फिर एक हाइड्रोजन घटेगा और एक क्लोरीन क्या होगा? बढ़ेगा। तो बताओ तो उत्पाद क्या बनेगा? क्या ये बनेगा? क्या कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एक घट रहा है, क्लोरीन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन घट रहा है, क्लोरीन बढ़ रहा है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, कितना हाइड्रोजन हो गया? एक। यहाँ पर 2 क्लोरीन था, कितना हो गया? कोई दिक्कत? अब बताओ अगला स्टेप में क्या होगा? CCl4 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? HCl। तो यानी कि ये जो CCl4 बना, ये किससे बना है रे? क्या CH4 से बना है कि नहीं बना है? तो क्या ये इसके द्वारा बना हुआ यौगिक है कि नहीं है? तो हम इसको मेथेन का व्युत्पन्न बोल सकते हैं कि नहीं? तो CCl4 को किससे बनाया गया है? तो CH4 से बनाया गया है। इसी कारण से CCl4 भी एक क्या है? कार्बनिक यौगिक है। इसको भी हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आता है रे? एल्केन आता है। और असंतृप्त में कौन आता है? एल्कीन। और कौन आता है?
एल्काइन आता है। देखो यहाँ पर हम लोग पूरा बेसिक का अध्ययन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 11th में तुमको इतना जान दिया गया है कि तुम 10th से कम इसको पढ़ के आया होगा, ठीक है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये 3 चीज़ें हैं जिसको हम लोग 10th में अच्छी प्रकार से पढ़ लिए थे। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग 5 मिनट में खत्म करके तब आगे बढ़ते हैं, ठीक? एल्केन में कार्बन-कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। इसका सफिक्स क्या होता है? एन। सफिक्स क्या होता है? एन। इतना बात ध्यान रखना है। एल्केन में कार्बन-कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? एक बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से, और इसका सफिक्स क्या होता है? एन। ठीक है? इसका उपयोग हम लोग बाद में करेंगे। इतना चीज़ बस याद रखना है, ठीक? एल्कीन में कार्बन-कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? डबल बॉन्ड से। इसका सफिक्स क्या होता है? एन। यानी लास्ट का जो ये 3 दिखता है यही क्या कहलाता है? सफिक्स कहलाता है। यहाँ पे कार्बन-कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ता है रे? ट्रिपल बॉन्ड से। कार्बन-कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? ट्रिपल बॉन्ड से। इसका सफिक्स क्या होता है? वाई होता है। ठीक है? तुमको अपने आस-पास ऐसा चीज़ ढूँढो जो नहीं जलता है। अपने आस-पास देख के बताओ, ऐसा कौन-सा चीज़ है जो नहीं जलता है? यहाँ पे आस-पास देखो, हमको देख के बताओ। दीवार बोल रही है दीवार नहीं जलेगा, दीवार नहीं जलेगा? हैं? बिना पेट्रोल का भी जल जाएगा। एक बात बताओ, कभी देखी है घर में नीचे में आग लग जाता है, कभी सिलेंडर फट जाता है, कैसे वो आग पूरे घर में फैल जाता है? हैं? यानी कि जितना भी चीज़ तुमको आस-पास दिख रहा है कि जो ज्वलनशील होता है, समझो उसमें कार्बन पाया जाता है। दुनिया में कार्बन का अरबों यौगिक है, अरबों खरबों। तुम्हारे आस-पास जितना चीज़ तुमको दिख रहा है, सब कार्बन का बना हुआ चीज़ है। टोटल चीज़ किसका बना हुआ है? कार्बन का बना हुआ है, ठीक है? और देखो कार्बन का जो बना हुआ है, तो एक बार ना इतना बात आ गया ना समझ में? पहले ये संतृप्त असंतृप्त क्या होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये तो याद रहेगा कि एल्केन में कार्बन-कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? सिंगल बॉन्ड से। एल्कीन में डबल बॉन्ड से, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड से। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब देखो, अब आते हैं हम मेन टॉपिक पे। ये तो बेसिक हो गया जो हम लोग 10th क्लास से पढ़ के आए हुए थे। अब आते हैं 11th क्लास में। आखिरकार 11th में क्या पढ़ना है? 10th में बस इतना ही था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और कुछ-कुछ फंक्शनल ग्रुप था, 2-4 फंक्शनल ग्रुप के बारे में जो पढ़ा हो गया था। अब देखो, यहाँ पर तो ये तो हुआ 10th क्लास तक का बात, अब आगे आते हैं। देखो, तो दुनिया में क्या बताएँ अभी तुरंत कि कार्बन का अरबों-खरबों यौगिक पाया जाता है, लेकिन 1815 ईस्वी में, कितने ईस्वी में रे? 1815 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का? बर्जीलियस। उन्होंने क्या बोला कि संपूर्ण विश्व में अभी तक कार्बन का कोई यौगिक लैब में नहीं बनाया गया है। लैब में मतलब नहीं बनाया गया है। उन्होंने क्या बोला कि अभी तक इतना चीज़ बर्जिलियस होगा। बर्जिलियस, क्या नाम था वैज्ञानिक का? बर्जिलियस। कितने ईस्वी में? 1815 ईस्वी में। उन्होंने क्या बोला कि जब कार्बनिक यौगिक पूरे विश्व में इतना सारा पाया जाता है, लेकिन अभी तक इसको लैब में क्यों नहीं बनाया गया? तो उन्होंने बोला लगता है क्या कि इसको ना बंद को कोई रहस्यमयी बंद इसको पकड़ा हुआ है। किसको? कार्बन को। क्योंकि कार्बन ही एक ऐसा यौगिक है जिसमें श्रृंखलन गुण होता है। ये पिछले क्लास में पढ़ाए थे हम। याद है ये गुण? हुँ? श्रृंखलन गुण याद है? श्रृंखलन गुण मतलब श्रृंखला बनाने का गुण। कार्बन एक ऐसा यौगिक जिसमें श्रृंखला बनाने का गुण होता है। मतलब कार्बन-कार्बन मिलकर के एक श्रृंखला बनाता है, ठीक है? देखो, कार्बन का सबसे ठोस अपर रूप क्या है? हीरा। पढ़ी होगी तुम लोग, 10th में ही ये है। हीरा और ग्रेफाइट, लेकिन ग्रेफाइट में सबसे ठोस कौन होता है? हीरा होता है। तो हीरा का सबसे बड़ा अपर रूप है वो। कोयला भी क्या है? कार्बनिक यौगिक ही है। उसी कोयले से ना हीरा निकलता है। कोयले की खदान से ही तुम लोग जानते हो कि हीरा निकलता है। तो सबसे ठोस अपर रूप क्या है हमारा? तो सबसे ठोस अपर रूप क्या है? तो हीरा है। अब ये जो देखो हीरा होता है, अब ये इतना ठोस है। बर्जीलियस ने इसी का एग्ज़ाम्पल लिया। बोला इतना ठोस हीरा है और ये तो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और प्रयोगशाला में अभी तक कोई कार्बनिक यौगिक बनाया नहीं गया है। तो उन्होंने क्या बोला कि लगता है क्या कि ये जो कार्बन होता है ना, इसमें तो श्रृंखलन गुण है।
मतलब श्रृंखला बनाया है। तो श्रृंखला बनाया हुआ कैसे? किसी भी 2 चीज़ को आपस में जोड़ना होगा तो हम किसी ना किसी चीज़ से जोड़ते हैं उसको। मान के चलो 2 पेपर को जोड़ना होगा, उसके बीच में हम लोग ग्लू लगाते हैं, गोंद लगाते हैं तब जोड़ते हैं। मान के चलो या 2 कोई पेपर तो स्टेपल करते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा चीज़ रहता है जिसको वो क्या करते हैं हम लोग जोड़ते हैं। तो उसी प्रकार से कार्बन जो है वो जुड़ता है हाइड्रोजन बंध से। किससे जुड़ता है रे? हाइड्रोजन बंध से। किस बॉन्ड से जुड़ता है वो? हाइड्रोजन बॉन्ड से। इन्होंने क्या बोल दिया कि लगता है क्या बर्जिलियस ने बोला कि कोई ना रहस्यमयी बंध है। क्या है? कोई रहस्यमयी बंध। इसके बीच में जो ये बॉन्ड है इसको उन्होंने क्या नाम दे दिया रे? तो इसको उन्होंने नाम दे दिया कि कोई रहस्यमयी बंध है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि ये कार्बनिक यौगिक दुनिया में इतना सारा है। तो रहस्यमयी को वाइटल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं रे? वाइटल। और इसको क्या बोलते हैं? बंध। क्या बोलते हैं इसको? बंध। तो इसीलिए क्या हुआ कि इन्होंने एक थ्योरी दे दिया, एक सिद्धांत दे दिया। ठीक है? इन्होंने पहले क्या बोला इन्होंने कि कार्बन कार्बन जो जुटा हुआ है, ये कार्बन जो जुड़ा है किससे? रहस्यमयी बंध द्वारा जुड़ा हुआ। तो इसको उन्होंने एक सिद्धांत के रूप में दे दिया। तो उस थ्योरी का नाम कहलाया वाइटल बॉन्ड थ्योरी। क्या कहलाया उस थ्योरी का नाम रे? वाइटल बॉन्ड थ्योरी। चूंकि ये देखो ये जितना कुछ भी हुआ था सब इंग्लिश में हुआ था, उसका हिंदी में क्या किया गया है? कन्वर्ट किया गया है। लेकिन नाम हम लोग क्या पढ़ेंगे इसका? इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। नहीं तो हिंदी में चाहे तो रहस्यमयी बंध सिद्धांत हो सकता है, लेकिन उनके सिद्धांत का नाम क्या था? वाइटल बॉन्ड थ्योरी। तो वाइटल बॉन्ड थ्योरी समझ में आ गया क्या था? क्या था वाइटल बॉन्ड थ्योरी? 1815 ईस्वी में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने क्या बोला कि कार्बनिक यौगिक संसार में इतना सारा पाया जाता है, लेकिन लैब में अभी तक कोई भी कार्बनिक यौगिक बनाया नहीं गया है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, आखिरकार ये जो कार्बन जुड़ते हैं लगता है क्या कोई रहस्यमयी बंध द्वारा जुड़ते हैं। तो इन्हीं को उन्होंने एक सिद्धांत का नाम दिया, जिस सिद्धांत को क्या बोला गया रे? वाइटल बॉन्ड थ्योरी बोला गया। लेकिन 1828 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1828 ईस्वी में लैब में पहला कार्बनिक यौगिक बनाया गया। लैब में क्या बनाया गया रे? पहला कार्बनिक यौगिक। क्या तुम लोग को पता है कौन सा यौगिक है? हम्म सबसे पहला कार्बनिक यौगिक बनाया गया यूरिया। लैब में सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या बनाया गया रे? यूरिया। अब बताओ जब इसको लैब में बना दिया गया तो वहीं पर इसका वाइटल बॉन्ड थ्योरी क्या हो गया? गलत साबित हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने क्या बोला था कि ये कोई रहस्यमयी चीज है जो रहस्य के द्वारा बना है। जिसका अब कोई रहस्य किसको बोलते हैं? जिसका किसी को पता नहीं हो उसी को रहस्य बोलते हैं। अब बताओ जब पता चल गया तो कोई रहस्य बचा नहीं। तो उन्होंने बर्जीलियस ने क्या बोला कि ये तो एक रहस्य है। लेकिन इस रहस्य अब यूरिया को जब बना दिया गया, कहाँ पे बना दिया गया? लेबोरेटरी में, यानी कि लैब में जब बना दिया गया तो यहीं पे इसका वाइटल बॉन्ड थ्योरी क्या हो गया? समाप्त हो गया। तभी से कार्बन का हम लोग अध्ययन शुरू किए हैं। ठीक है? जब लैब में यूरिया बना तब पता चला कि कार्बनिक यौगिक को लैब में बनाया जा सकता है और साथ ही साथ इसका हम लोग दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। और तब के बाद और बहुत सारा क्या हुआ, कार्बनिक यौगिक के सिद्धांत में बहुत अच्छा, समझ लो एक तरह से बोल सकते हैं कि बहुत बढ़ोतरी हुआ। अब देखो जो कार्बनिक रसायन शास्त्र है मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बाकी केमिस्ट्री से बिल्कुल अलग है। ठीक है? बाकी केमिस्ट्री को अगर देखेंगे तो उससे ये कार्बनिक रसायन शास्त्र बिल्कुल क्या है? अलग है। तो इसी कारण से इसको क्या कर दिया गया है? अलग शाखा बना दिया गया है। जैसे केमिस्ट्री जो होता है, अब 11th-12th में हम लोग 3 टाइप का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एक होता है फिजिकल, एक होता है इनऑर्गेनिक, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। फिजिकल मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब समझती है? अच्छा, फिजिकल टच का मतलब क्या होता है? नहीं जानती समझती है। जिस चीज़ को हम छू सके, जैसे ये मार्कर है, हम इस मार्कर को टच कर पाते हैं, इसका हम फिजिकल टच दीजिए, तुम्हारे बॉडी को हम टच करेंगे तो वो क्या होता है? फिजिकल टच होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग वैसे सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। है बात समझ में? जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे ये, जैसे कि ये टेबल है, अब इस टेबल के अंदर में क्या है, किस प्रकार से ये बना है, ये सब चीज़ 12th में जब जाएगी ना तो फर्स्ट चैप्टर यही है हम लोग का कि आखिरकार किसी यौगिक के अंदर कण किस प्रकार से होते हैं, कैसे व्यवस्थित होते हैं। और इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक। अच्छा, अ लगने का मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं आता है। और नेक्स्ट हमारा तीसरा पार्ट क्या है?
ऑर्गेनिक ये तो हम जानते ही हैं। इसमें हम लोग कार्बन और उससे बनने वाले यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। चलो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी क्या था? वाइटल बॉन्ड थ्योरी। यूरिया का कब आविष्कार किया गया? 1828 ईस्वी में, ठीक है। अच्छा, यूरिया का खोज हुआ कि आविष्कार हुआ? आविष्कार हुआ, क्योंकि इसको बनाया गया ना। खोजते किसको है? जो पहले से मौजूद रहता है। यहाँ पे तो इसको क्या किया गया? बनाया गया। जितना भी दवाई बनाते हैं, हम लोग जो दवाई खाते हैं वो सब किसका बना होता है? उसमें भी कार्बन की मात्रा रहती है। जितना चीज भी हम लोग क्या बोले, अपने आसपास तुम जितना चीज देख लो, हमारे बॉडी में भी कार्बन की मात्रा है, समझे। अपने आसपास जितना चीज देखते हैं सब में किसकी मात्रा होती है रे? कार्बन की मात्रा। आगे बढ़ते हैं तब, चलो। अच्छा ये बताओ, कार्बन धातु है, अधातु है कि उपधातु है? कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है रे? अधातु है कार्बन। अच्छा, अगर तुमसे पूछ ले कि बताइए कार्बन क्या है? एक अधातु है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है? परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं, ये बताओ पहले। किससे सूचित करते हैं? जेड से सूचित करते हैं ना रे। जेड बराबर 6। तो यहाँ पर ये 6 दिखाता है। देखो, कोई भी अगर अणु है, मतलब कोई भी अगर मान लीजिए धातु धातु उपधातु कुछ भी है, तो सब में क्या होती है? कक्षाएं होती है। कक्षा होता है, ये बताए। अभी बता, ये जो 6 है, तो ये 6 क्या है? इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 6। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होती है? न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 6। न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 6 होती है, ठीक है। और अगर देख लो, अब बताओ यहाँ पर जो ये परमाणु संख्या है ये 6 है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके, मान के चलो ये नाभिक है, ये क्या है रे? नाभिक। इस नाभिक में रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसको इस प्रकार से बनाते हैं, अच्छे समझ में आएगा। देखो, ये नाभिक है, मान इसमें प्रोटॉन रहता है और क्या रहता है? न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इसको चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। अब देखो, कोई भी अगर अणु है, परमाणु है, तो वो क्या करना चाहता है? अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। इतना बात तो तुम लोग को पता है। तो उसके लिए अष्टक पूरा करने से पहले हम लोग जानते हैं कि अष्टक पूरा करने के लिए 10th में हम लोग पढ़ लिए हैं ये बात, कि कोई भी अणु या परमाणु कुछ भी रहता है तो वो क्या करता है? या तो अपने इलेक्ट्रॉन का दान करता है, या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो यहाँ पे भी कार्बन भी वही करना चाहेगा, अपना अष्टक को पूरा करना चाहेगा। तो इसके लिए वो भी क्या करेगा? या दान ग्रहण जो करेगा वो अभी आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताओ, हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का दान करता है। कभी बोलते हैं कि प्रोटॉन का दान करता है, न्यूट्रॉन का दान करता है? मतलब आने जाने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है क्योंकि वो जा रहा है, आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कोई भी ये सब गतिशील नहीं होता है। कोई दिक्कत? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये कहाँ रहता है? नाभिक में रहता है। ये पता है इलेक्ट्रॉन की कैसा चार्ज रहता है? माइनस चार्ज। प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन उदासीन रहता है। इतना बात पता है सबको। और इलेक्ट्रॉन ही चारों ओर चक्कर लगाता है, और साथ ही साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है, प्रोटॉन की संख्या 6 है, और न्यूट्रॉन की भी संख्या कितना है? 6। हमको न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना किससे है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। चलो हम चर्चा करते हैं। अब बताओ, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलेंगे करने, तो हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने तरीके से होता है? कितने तरीके से होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 तरीके से। एक जो हम लोग क्लास 9th में करे हैं KLMN पे, और दूसरा होता है SPDF पे, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पर KLMN के अनुसार, जिसको हम लोग साधारण बोलते हैं, उसके अनुसार करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा रे? 2 और 4। तो 2 और 4 क्या दिखाता है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। अगर SPDF के अनुसार करेंगे तो SPDF के अनुसार इसका होता है 1s2, 2s2, 2p2। यानी कि
पहली कक्षा के s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के s में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा के p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये एक कक्षा हो गया और ये दूसरा कक्षा हो गया। आया बात समझ में? क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 2, जब 3 आएगा तब वो दूसरा कक्षा होगा। आया बात समझ में? अब बताओ पहली कक्षा में s पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो यहाँ पर s वाले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है रे? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर s पे कितना इलेक्ट्रॉन है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। यहाँ पर देखो 2 और 2 4, 1 2 3 4। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक बात बताओ, तो तुमको पता है कि कोई भी अणु है, कोई भी परमाणु है, तो वो क्या करना चाहता है? अष्टक को पूरा करना चाहता है। तो ये कार्बन भी जो है ये क्या करना चाहेगा? अष्टक को पूरा करना चाहेगा। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है रे? 1। हाँ? लेकिन हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक ही बॉन्ड बनाता है। यानी कि हाइड्रोजन 2 को लेकर ही खुश हो जाता है। अगर हाइड्रोजन के पास 2 ठो इलेक्ट्रॉन आ गया ना तो वो फुलफिल हो जाता है। आखिरकार ऐसा कैसे? जबकि कोई भी अष्टक बनाना चाहता है तो देखो ये जो हम लोग आज तक पढ़ते हैं ना कि अष्टक बनाना चाहता है, अष्टक बनाना चाहता है, बल्कि वो अष्टक नहीं बनाना चाहता है, वो अपने आसपास के अक्रिय गैस की तरह होना चाहता है बात समझ में? वो किसकी तरह होना चाहता है रे? अपने आसपास की अक्रिय गैस की तरह। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर के बगल में बहुत अमीर आदमी है, तुम क्या सोचेगी कि हम भी मतलब कि उसका पैसा कमाए उसकी तरह अमीर हो जाए? ये सोचेगी ना? अरे तुम कभी सोचते हैं कि हम अंबानी इतना अमीर हो जाए? हैं? कभी-कभी मन में ख्याल आ जाता है। तो हम लोग किसकी तरह बनना चाहते हैं? जो हमारे बगल में होता है। एक बात बता, हम लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं जो कहाँ होता है? हमारे बगल में होता है। अगर दूर में है तो हाँ ठीक है, कभी-कभी मन में ख्याल आता है। लेकिन जो बगल में रहता है हमको उसको देख के डेली लगेगा कि काश हम इसकी तरह बन जाएगा, क्योंकि हम उसको डेली देख रहे हैं क्योंकि वो हमारे क्या है? बगल में है। तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन के जस्ट बगल में कौन-सा अक्रिय गैस है? सॉरी, कौन-सा अक्रिय गैस है? हीलियम। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। ये बेचारा अपना फुलफिल है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका पहला कक्षा पूरी तरीके से भरा हुआ है क्योंकि इसकी पहला कक्षा में केवल s रहता है। ठीक है? और s को 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पाकर ही क्या रहता है? खुश रहता है। इसके बाद अक्रिय गैस कौन-सा है? हैं? नियॉन Ne10। नियॉन Ne10 इसका क्या होता है? Kmn पे 2 और 8। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो सोडियम जो है, एक बात बताओ, सोडियम का होता है 11। तो सोडियम एक बात बताओ, सोडियम का परमाणु संख्या 2 8 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। अच्छा एक बात बताओ, इसके बगल में कौन है? नियॉन है। तो ये किसकी तरह बनना चाहता है? ये कभी सोचेगा कि हम हीलियम की तरह बने? नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि इससे बहुत दूर है। दूर वाले से कोई रिश्ता नहीं। इसीलिए कोई भी यौगिक है वो अपने पास वाले अक्रिय गैस की तरह बनना चाहता है। तो हाइड्रोजन जब एक लेके किसकी तरह बन जाता है? हीलियम की तरह। ठीक है? पेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो किसकी तरह बन गया ये? हीलियम की तरह बन गया। तो हाइड्रोजन किसकी तरह बनना चाहता है? हीलियम की तरह। क्या हीलियम हाइड्रोजन की तरह बनना चाहेगा? नहीं, हीलियम पहले से फुलफिल है। तो हाइड्रोजन सोचता है हम किसकी तरह बने? हीलियम की तरह बने। आया बात समझ में? अब देखो, तो उसी प्रकार से नियॉन क्या चाहता है कि नियॉन कभी सोचेगा कि हम सोडियम की तरह बने? कभी सोचेगा? क्यों नहीं सोचेगा? नियॉन के पास अपना सब कुछ है। हैं? लेकिन सोडियम क्या सोचेगा? कितना अच्छा है, उसका पूरा भरा पूरा है इलेक्ट्रॉन, तो हम किसकी तरह बन जाए? चलो 1 इलेक्ट्रॉन जाने दो, हटाओ। 1 इलेक्ट्रॉन जा करके हम क्या दे दें? बन जाए। तो एक बात पता है तुम लोग को कि अगर इलेक्ट्रॉन को हम लेते हैं, और हाँ उससे पहले एक बात ये समझ लो, जो कार्बन होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है रे? 6। परमाणु संख्या कितना होता है? 6। और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है?
12। तो लिखने का जान लो कैसे लिखा जाता है। तो ये कार्बन है, इसका परमाणु संख्या कितना है, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं और परमाणु द्रव्यमान को यहाँ लिखते हैं। आया बात समझ में? देखो हमेशा यहाँ लिखना है। अगर सिर्फ परमाणु संख्या को डिनोट करना है तो यहाँ, सिर्फ परमाणु द्रव्यमान को डिनोट करना है ऊपर, दोनों को डिनोट करना है। जैसे कोई भी अगर मान के चलो कोई भी यौगिक है, कोई भी अणु है, परमाणु है, उसका अगर हमको लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे। ये कार्बन है, इसका यहाँ पर क्या है, परमाणु संख्या, ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग, परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। इतना बात आ गया समझ में? चलो अब बताओ क्या बोले हम, कि अगर हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हम पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। किसी से हम पैसा लेंगे तो हम पे कट जाएगा न रे। तो अगर हम किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रे, इलेक्ट्रॉन लेने पर, इलेक्ट्रॉन लेने पर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन देने पर, इलेक्ट्रॉन देने पर कौन सा चार्ज आता है रे, प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन देने पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है। अच्छा जाएगा कौन रे, इलेक्ट्रॉन जाएगा कि प्रोटॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये बात पता है, अभी तुरंत हम बताएं कि एक जगह से दूसरी जगह कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन नहीं जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चुपचाप जाके अपने क्या रहता है, केंद्रक में बैठा हुआ रहता है। चलो अब देखो, जो कार्बन है उसके पास प्रोटॉन भी कितना है, 6 है। न्यूट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 6 है। तो उसके पास है, उसके पास उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है रे, 4 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। वो या तो चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, क्या करके, 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके किसकी तरह बन सकता है, हीलियम की तरह बन सकता है। या 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किसकी तरह बन सकता है। इसके पास दोनों ऑप्शन है कि नहीं है। क्योंकि उसको हीलियम तक जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, हम क्या बोले, अपने आसपास की तरह बनना चाहता है। इसके तो दोनों बगले में तो सेम बराबर पे है, ये भी 4 घर की दूरी पर, ये भी हीलियम भी 4 घर की दूरी पर, नियॉन भी 4 घर की दूरी पर। तो ये क्या सोचेगा कि हम, या तो ये इसके पास दो ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है रे, दो ऑप्शन। ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन क्या है इसके पास, कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, क्या कर दे, ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसके पास प्रोटॉन तो उतने रहेगा, ये प्रोटॉन कहीं जाता है नहीं, जाता कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास बचेगा क्या गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो। इसके पास बचेगा क्या गो इलेक्ट्रॉन रे, 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, कोई दिक्कत। देखो और इसके पास तब ये क्या बना लेगा, कार्बन 4 माइनस, कार्बन 4 सॉरी प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन ये दिया है ना रे, तो अगर देते हैं तो क्या बनता है, प्लस। तो इसके पास पहला ऑप्शन क्या है, ये C4 प्लस बना सकता है, ठीक। और इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि ये P प्लस, इसके पास 6 है और E भी कितना है, 6 है। तो इसके पास दूसरा ऑप्शन है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या कर लेगा, 10 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब ये हीलियम की तरह बन गया और अब ये किसकी तरह बन गया, नियॉन की तरह बन गया। तो ये दो काम ये कर सकता है, लेकिन ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता है, ये इस दोनों में से कुछ भी नहीं। क्यों नहीं करता है, समझो बात को ध्यान से। देखो जो हमारा कार्बन है, ठीक, यहाँ पे समझो उसका केंद्रक है, इस केंद्रक में हमारा न्यूट्रॉन भी है और कौन है रे, प्रोटॉन भी है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। इसका पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कलर लेते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, देखो
अब इसका यहाँ पे बताओ, इसका जो यहाँ पे प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना है रे? 6 प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन है। अब देखो ये जो प्रोटॉन है, तुमको पता है कि दो विजातीय आवेशों के बीच क्या होता है? दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है और दो सजातीय आवेशों के बीच निविकरण। मान के चलो एक प्लस है एक माइनस, दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। अगर दोनों माइनस माइनस या दोनों प्लस प्लस है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? विकर्षण होगा। एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे कौन सा चार्ज है? माइनस का चार्ज है। और ये प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? तो दोनों एक दूसरे के बीच आकर्षण होता होगा, विकर्षित होता होगा? आकर्षित होता होगा। दोनों एक दूसरे पे क्या होता होगा? आपस में आकर्षित होता है। अब दोनों जब आपस में आकर्षित हो रहा है, दोनों आपस में क्या हो रहा है रे? आकर्षित हो रहा है। याद रखो, ये इसको खींच रहा है, वो इसको खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? खींच रहा है। क्योंकि दोनों आपस में बॉन्ड बना रहा है। क्यों बॉन्ड बना रहा है? क्योंकि दोनों जो है विजातीय आवर्त है और विजातीय के बीच सदैव क्या होता है? आकर्षण होता है। याद में कोई दिक्कत? एक बात बताओ, अब मान के चलो कि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, कि क्या लेकर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जब ये लेता है किसी से, तो मान के चलो जब एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। एगो को लेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा? 5 इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? 5। 5 इलेक्ट्रॉन। और टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितना हो गया? 7। तो पहले ये प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था? 6 को। अब कितने खींच रहा है? समझो एक रस्सी वाला तुम लोग देखी है, मतलब इधर से एक रस्सी खींचता है, उधर से दूसरा व्यक्ति रस्सी खींचता है। मान के चलो पहले इस साइड भी 6 व्यक्ति, इस साइड भी 6 व्यक्ति, दोनों साइड 6 6 व्यक्ति था, तो बराबर व्यक्ति खींचेगा। लेकिन अब एक साइड 6 हो गया, दूसरी साइड क्या हो गया? फिर भी अब थाम सकता है। फिर अब बताओ, एक साइड से 6 खींच रहा है, एक साइड से 7, मतलब पूरा दोनों। अब बताओ फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अब जब दोबारा एगो लेगा तो कितना हो गया? कितना हो गया रे? अब इसको और दम लगाना पड़ रहा है वो खींचने में। मान के चलो लेटेस्ट ये 3 गो को खींचा, अभी देखो कितना हो गया टोटल अब इसके पास इलेक्ट्रॉन? 8। अब मान के चलो ये एक और ले लिया, अब इसके पास कितना हो गया? 9। लेकिन इसको लेना कितना था टोटल? 4। तब ना ये अष्टक पूरा करेगा रे। अब बताओ अगर ये और ले लेगा तो अब ये प्रोटॉन क्या बोल देगा? बस। क्योंकि 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन को कभी भी संभाल नहीं सकता है। तो इसीलिए जो हमारा कार्बन है वो कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास संभालने वाला व्यक्ति कितना है रे? 6 है। वो 6 10 को नहीं संभाल पाता है। आया बात समझ में? अब देखो, तो इसी कारण से कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके नाभिक में 10 को संभालने का शक्ति ही नहीं है। जितना शक्ति रहेगा वो उतना ही ना लेगा। उसी प्रकार से तो ये बात आया समझ में कि ये ग्रहण क्यों नहीं कर रहा है। अब देखो कहाँ चला गया रे? 4 1 2 3 4, ठीक। अब देखो बोल रहा है त्यागेगा। अब क्या करेगा ये रे? त्यागेगा। एक बात बताओ, जब त्यागेगा तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा? 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। अब बताओ इसके पास कितनी कक्षा है? 2 कक्षा है। तो ये जब 4 एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब त्यागेगा तो तुमको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, उसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा भी निकलती है। एक बात बताओ, ऊर्जा जो निकलेगा क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निकलेगा? इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस पूरे क्या होगा? पूरे कार्बन का ऊर्जा निकलेगा रे। तो अब बताओ एक निकला तो चलो थोड़ा सा ऊर्जा कम हुआ, 2 निकलेगा उससे कम, 3 निकलेगा उससे ज्यादा। मतलब कि जब इसका चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसके पास बचता कितना है रे? 2 गो। मान के बताओ अभी इस परिवार में कितना मेंबर है? 6 मेंबर है। यहाँ पर देखो मान के चलो ये 6 मेंबर है। न्यूट्रॉन मानिए हम लोग प्रोटॉन को मेंबर मानते हैं, ठीक है। 6 मेंबर है। 6 मेंबर का ये 6 खाने के लिए कोई सामान है। 6 मेंबर है, 6 उसके लिए हम खाने का सामान लाए, ठीक। अब बताओ पहले एक सामान निकाल दिए, तो अब 6 आदमी मिलके 5 चीज को तो मिल बांट के खा लेगा। फिर हम दूसरा भी निकाल दिए, अब 5 आदमी को लिए कितना बचा? 6 आदमी के लिए
4 बचा। अब बता फिर एक निकाल देंगे, कितना बचेगा? 3, फिर एक निकाल देंगे। अब बताओ जब इसका हम पूरा ऊर्जा निकाल देंगे, मतलब समझो 4 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, तो जब किसी से हम 4 इलेक्ट्रॉन उसका छीन लिए, तो इसके पास ऊर्जा की बहुत ज्यादा क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और इस स्थिति में क्या होता है, कोई भी परमाणु नष्ट होने की कगार पे आ जाता है। इसीलिए कभी तुम लोग देखिए कार्बनिक यौगिक में कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, नहीं, ग्रहण कर लेगा तो उसका नाभिक ही नहीं संभाल पाएगा, और अगर त्याग देगा तो उसका ऊर्जा पूरी तरीके से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो इसी कारण से कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है। तब कार्बन करता क्या है रे? साझा करता है। क्या करता है? साझा करता है। बोलता है तुम भी हमको दो, हम भी तुमको देते हैं, तुम भी हमको ये दो, हम भी तुमको देते हैं। चलो हमको 4 ठो का जरूरत है, तुम भी हमको दो, मतलब कि हमको 4 ठो तुम दो, हम तुमको भी 4 ठो देते हैं। वो एक दूसरे से साझा करके बनाता है। जैसे कि देखो अभी तुरंत हम लोग देखे थे CH4 एक कार्बनिक यौगिक है। CH4 एक क्या है रे? कार्बनिक यौगिक है। तो देखो ये C क्या होता है? C के बाध्यम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। कितना इलेक्ट्रॉन रे? 4। तो ये एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है? 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। 1, 2, 3, 4। तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन लिया, फिर ये इसका लिया, ये इसका लिया, ले लिया, और कार्बन इस सब के इलेक्ट्रॉन से साझा कर लिया। चलो, तो ये क्या बन गया? एक यौगिक CH4। तो अब ये साझा करके हाइड्रोजन बंध बनाया, तो इसके बीच के बंध को क्या नाम देते हैं? सहसंयोजक बंध। क्या नाम देते हैं रे? सहसंयोजक बंध नाम देते हैं। क्या इतना में किसी को भी कोई दिक्कत है? क्यों ये बनाता है सहसंयोजक बंध? ये क्यों इलेक्ट्रॉन देता नहीं, ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, इतना बताइए। तो ये बनाता क्या है रे? सहसंयोजक बंध बनाता है। अब ये जो बंध बनाता है, ठीक है, इसके अनुसार होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है रे? हाइब्रिडाइजेशन होता है। सहसंयोजक बंध आ गया समझ में? चलो, क्या बनाता है वो रे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकरण। क्या बोलते हैं रे? संकरण। देखना अभी तुम लोग बहुत ही आसानी से कार्बन का संकरण निकालना सीख जाएंगे। किसी भी कार्बन का तुम चुटकी बजाते तुम लोग संकरण निकालने सीख जाएगी। अभी सिखाते हैं। देखो संकरण जो होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड की संख्या। किसकी संख्या रे? सिग्मा बॉन्ड की संख्या। अब सोच रहे कि ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पहली बार नाम सुनिए, कोई बात नहीं बता देते हैं हम। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। क्या होता है रे? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अभी तक तो पाई का यूज केवल मैथ में हुआ था, आज केमिस्ट्री में भी होगा। देखो सिग्मा बॉन्ड है और क्या है? पाई बॉन्ड है। देखो सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। देखो जैसे यहाँ पर इनके बीच में जो ये बॉन्ड बना, ये कैसा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड बना कि डबल बॉन्ड बना? तो अब पूछेंगे बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या गो है? 4 गो। क्या कोई दिक्कत? सिग्मा बॉन्ड इसमें क्या गो है रे? 4 गो है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये कार्बन कार्बन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से। इसके चारों साइड जो है उससे हमको मतलब नहीं है। हम कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखेंगे। किसके बीच का बॉन्ड देखेंगे? कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देखेंगे। ये 4 कार्बन है, चारों किससे जुड़ा हुआ है? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो चलो, ये हमारा कुछ कार्बन है जो एक दूसरे से बॉन्ड बनाया है, ठीक है, हम केवल कार्बन के बीच का बॉन्ड देख रहे हैं, ठीक। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? 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 सिग्मा। अब उसमें क्या होगा? हाँ, पहले सिंगल को लेकर के चलो, ये क्या कहलाएगा?
सिग्मा। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? सिग्मा। अब जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है? उसमें ऊपर वाला बॉन्ड पाई, नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा। ऊपर वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? पाई, नीचे वाला बॉन्ड क्या कहलाता है? सिग्मा। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड में होता है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? पहले पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। पाई सिग्मा फिर क्या कहलाएगा? पाई। कोई दिक्कत किसी को भी किसी भी प्रकार का? इतना बात आ गया समझ में? एक बात बताओ, अभी फिलहाल हम लोग डबल या ट्रिपल बॉन्ड का बात नहीं करते हैं, हम लोग अभी केवल किसका बात करते हैं रे? सिंगल बॉन्ड का। एक संकरण है, पहले एक सिखा देंगे उसके बाद हम लोग डबल पे जाएंगे, ठीक? अब देखो, अगर कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड लेते हैं, ये कोई यौगिक है, ये कोई यौगिक है, ठीक? अब हम बोलेंगे कि ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है ना उसका संकरण बताइए। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उसका क्या बताइए? संकरण बताइए। अच्छा एक बात बताओ, ब्रोमीन के चारों साइड कैसा बॉन्ड दिख रहा है? मतलब ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के चारों तरफ तुमको कैसा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि चारों सिग्मा बॉन्ड बनेगा। चारों बॉन्ड कैसा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यानी सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी? 4। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी? 4। तो इसको हम लोग लिखते हैं एस। और कार्बन में जो होता है वो केवल दो उपकक्षा होता है, एक होता है एस और एक होता है पी। एक होता है एस, एक होता है पी। एस बोलता है क्या कि संकरण में हम केवल ए बोलेंगे। कितना हम बॉन्ड लेंगे? ए बोलेंगे। तो अब बताओ टोटल सिग्मा बॉन्ड है कितना? 4। तो कार्बन क्या बोला? एस क्या बोला है कि हम क्या बोलेंगे? एगो। तो एस जब एगो लेगा तो बाकी बचा कौन लेगा? पी लेगा। तो इसके पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? क्या हाइब्रिडाइजेशन सीखी? आसान था। अब बताओ, अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब गिन लेना है सिंगल बॉन्ड क्या ठो है। आगे बात समझ में? तो इसका सिग्मा बॉन्ड अगर 3 है तो इसका संकलन क्या हो जाएगा? sp2। सिग्मा बॉन्ड अगर 2 ठो है, सिग्मा बॉन्ड क्या है अगर 2 ठो है तब इसका क्या हो जाएगा? sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp। क्या कोई दिक्कत किसी को भी? हाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ, पहले अभी हम लोग इस पे आते हैं। एक बात बताओ, क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? sp3। अगर देखो जब भी हाइब्रिडाइजेशन पूछे ना जिस कार्बन का, उसके ऊपर ना ऐसे स्टार लगा देता है। इसका मतलब समझ जाना कि हमको उस कार्बन का निकालना है। बताओ इस कार्बन के चारों साइड तुमको कैसा बॉन्ड दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो सिंगल बॉन्ड है, टोटल क्या गो सिंगल बॉन्ड है? 4 गो। मतलब ये चारों सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। सिंगल बॉन्ड वाला सीख गई। डबल बॉन्ड पे आए, चलो। चलो ए? अब यहाँ देखो, डबल बॉन्ड में क्या बोले हैं? ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड और नीचे वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें अगर हम इस कार्बन का पूछे तुमसे, बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या गो है? 3। क्योंकि 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या है? पाई है। तो हमको संकरण निकालने में केवल कितने बॉन्ड का, जो कौन बॉन्ड चाहिए? सिग्मा बॉन्ड। बताओ इस कार्बन में सिग्मा बॉन्ड क्या ठो है? 3 ठो। तो एस क्या गो इलेक्ट्रॉन लेगा? बाकी बचा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। कोई दिक्कत? यानी कि देख लेना कि अगर सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमेशा? sp3। अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब एक ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। बताओ यहाँ पर एक ही कार्बन लेते हैं, ठीक? ये इसका कौन सा बॉन्ड हुआ? ये कौन सा बॉन्ड हुआ? ये कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ? ये बताओ सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 इस कार्बन पे।
टोटल में नहीं, कार्बन का कितने का है इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। क्या बस कार्बन में यही 3 हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है। क्या हाइब्रिडाइजेशन भारी है? बहुत को लगता है हाइब्रिडाइजेशन बहुत भारी है, क्या कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भारी है? बिल्कुल भारी नहीं है। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है 3, sp3 sp2 और sp। अगर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp, डबल बॉन्ड दिख गया तो ट्रिपल सिंगल बॉन्ड दिखा तो sp3। क्या इस क्लास में पूरा समझ में आ गया ना सबको? चलो, सबसे पहले बर्जीलियस ने दिया था कब 1815 ईस्वी में। उसके बाद आज हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।